मीरा, मुझे उस धर्म सेठ की कमजोरी का पता चल गया है। उसकी कमजोरी है उसकी बेटी, जिसकी वो दिन रात फिक्र करता है, और उसकी शादी करवाकर वो अपने आप को और पावरफुल बनाना चाहता है। ये शादी ही वो जरिया है जिसके जरिए धर्म सेठ अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। उसकी कमजोर नस मेरे हाथों में आ गई है। वो लड़की थोड़ी अकड़ू है और थोड़ी घमंडी भी है, पर लोगों का कहना है कि वो मन की बुरी नहीं है। और मुझे भी अभी तक ऐसा नहीं लगा कि वो मन से किसी का बुरा चाहती हो। पर उसे पता नहीं है उसके बाप ने क्या क्या किया है अपनी जिंदगी में। जितने पाप किए हैं ना, उसका फल उसे भी तो भुगतना ही पड़ेगा ना। देखो निखिल, मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम बस इतना ख्याल रखना कि वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है। वो कैसी है, क्यों है, ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है और तुम उस घर में गए हो अपने मरे हुए पिता का बदला लेने, अपनी माँ के पागल होने का बदला लेने। तुम ये करने गए हो उस घर में। सेठ की बेटी कैसी है इससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। मेरे कहने का बस इतना ही मकसद है कि तुम अपने मकसद से भटको नहीं, अपने मकसद पर डटे रहो। तुम्हें अपने जिंदगी में जो हासिल करना है तुम वो हासिल करो, पर उसके लिए अपने मकसद से तुम भटको नहीं, अपने रास्ते को भूलो नहीं। मेरा काम है तुम्हें अपने मकसद को याद दिलाना। मुझे अपना मकसद अच्छे से याद है। मैं वहां गया ही इसी काम के लिए था। मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है, अपनी माँ की देखभाल करनी है, और उसके साथ साथ मुझे उस सेठ से अपने पिता का बदला भी लेना है। और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा ना, जो भी सही लगा, मैं वही करूंगा। भले ही मैं जानता हूँ इसमें बहुत से लोगों को दुख होगा, पर मैं किसी की परवाह नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय धर्म सेठ ने भी मेरे पिता की परवाह नहीं की थी। मेरा पूरा परिवार मेरा पूरा परिवार दुख और बर्बादी के घेरे में चला गया। ये सब कुछ उस धर्म सेठ की वजह से। उसने तब मेरे पिता के बारे में, मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा। तो अब मैं भी उसके बारे में और उसकी बेटी के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे अब बस कुछ भी करके ना ये शादी होने से रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे जैसे भी करके ना ये शादी होने से रोकना पड़ेगा। ये शादी अगर एक बार हो गई ना, तो वो सेठ और पावरफुल हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं उसे और कमजोर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने किए की माफी मांगे। मैं चाहता हूँ कि उसे एहसास हो कि जब कोई कुछ खोता है तो उसे कैसा लगता है, उसे पता चले ये बात। भगवान करे कि तुम अपने मकसद में जल्द से जल्द कामयाब हो जाओ और तुम लौटकर वापस अपनी जिंदगी में आ जाओ। मैं यही खड़ी हूँ तुम्हारा इंतजार करते हुए। एक बार तुमने अपना काम पूरा कर लिया ना, फिर मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है तब तुम जरूर हाँ बोलोगे। आई एम सो सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अधिक चोट तो नहीं लगी ना? दर्द हो रहा है? बताओ ना, ठीक तो हो ना तुम? इट्स ओके मैडम, आप चिंता मत करिए। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं बस अपना काम कर रहा था। आई एम सो सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान किधर था। अगर मैंने ध्यान दिया होता ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस शूटर की तो मैं जान ले लेती। मैं उसे देख नहीं पाई, न जाने ही कैसे शॉपिंग में इतना मशगूल हो गई। मैं इसीलिए मना कर रही थी तुम्हें अपने साथ आने के लिए। देखो ना क्या हो गया। अगर तुम मेरे साथ नहीं आते तो तुम ठीक ठाक होते आज। इट्स ओके मैडम, अगर मैं ठीक ठाक होता तो मेरी जगह आप होती, और मैं ये होने नहीं दे सकता। मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि मेरी जान चली जाए चाहे, पर मैं आपकी हिफाजत करके रहूंगा। आप पर मैं आज भी नहीं आने दूंगा। मैं बस अपना काम कर रहा था मैडम। अरे क्या हुआ है बेटा? मैंने सुना कि तुम पर गोली चली। मैं तुमसे कह रहा था ना कि तुम्हें अपना खास ख्याल रखना चाहिए। देखो ना, क्या से क्या हो सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि उस समय निखिल तुम्हारे साथ था, वरना तो फिर ना जाने ही क्या हुआ होता। और तुम थी कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। देखो ना क्या से क्या हो गया। निखिल बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी सर, मैं बेहतर हूँ। हाँ पापा, ये तो अच्छा हुआ कि गोली इनके हाथों को छूकर निकल गई, वरना कुछ भी हो सकता था। उस आदमी ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, पर इन्होंने मुझे बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, और इसी वजह से वो गोली इनके हाथों को छूकर निकल गई। पर मुझे लगता है कि इन्हें कम से कम 2 हफ्ते की रेस्ट ले लेनी चाहिए, जिससे इनका हाथ को थोड़ा आराम मिल सके। नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने लीव ली तो कहीं उन लोगों ने फिर से आप पर हमला किया तो, और अभी तो आपके पास कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो तुम क्या मुझे ऐसे ही बचाओगे, एक हाथों से? देखो, तुम्हें पहले ठीक होना जरूरी है। मैं अपने घर पर रहूंगी, वहां पर मुझे कोई खतरा नहीं है ना पापा? नहीं मैडम, जब वो भरे पूरे मार्केट में आप पर गोली चला सकता है, तो वो आपके घर पर भी। देखिए मैडम, मेरे लिए आपके आसपास रहना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम। नहीं बेटा, मुझे लगता है निखिल बिल्कुल सही कह रहा है। उसे तुम्हारे आसपास रहना ना बेहद जरूरी है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं मैडम।
मैंने तो सुना था आपने अपने हाथों से अपने 2 बॉडीगार्ड्स के हाथ पैर तोड़े थे, और मेरे हाथ में चोट लगने पर आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का कुछ बुरा हो। हाँ, मैंने उन बॉडीगार्ड्स के हाथ पांव तोड़े थे, पर इतना भी नहीं मारा था उन्हें कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। और तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है। वो गोली मुझ पर चलाई गई थी और चोट तुम्हें लगी। इस बात से दुख है मुझे। मैं उस शूटर को देख नहीं पाई, मैं उसे पकड़ नहीं पाई, वरना हाथ पांव तो मैं उसके तोड़ती। देखो, ठीक है, तुम ड्यूटी पर आओगे, पर तुम अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना और आराम भी करना, ठीक है? वैसे सही बात है, ये लड़की उतनी भी बुरी नहीं है, मन की अच्छी है, पर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये धर्म सेठ की अपनी बेटी नहीं है ना, उसका खून नहीं दौड़ रहा है इसके अंदर, इसी वजह से ये इतनी अच्छी है। और सूरज जी तो बहुत अच्छे आदमी थे। मेरे पापा कितना बताया करते थे उनके बारे में, तब मैं बहुत छोटा था। पापा कितनी तारीफ किया करते थे उनकी। देखो ना मेरी बच्ची, मैंने घर को कितना सुंदर सजवाया है तुम्हारी शादी की खुशी में। हाँ अभी से ही मैंने इतना सुंदर सजवा दिया है, देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं तुम्हारी शादी ना खूब धूमधाम से करूंगा। आखिर दुनिया को पता लगना चाहिए धर्म सेठ की इकलौती बेटी की शादी है। हाँ एक्सक्यूज मी मैडम, रुकिए जरा, सुनिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हो रही है? आप इस शादी को लेकर ज्यादा खुश नहीं हैं। और अगर ऐसा है तो आप अपने पापा से कहती क्यों नहीं? आपके डैड जब आपसे इतना प्यार करते हैं तो वो वही करेंगे जो आप उनसे कहेंगी। एक बार आप उन्हें इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए तो वो आपकी शादी हर किसी उस आदमी से नहीं करवाएंगे जिसे आप पसंद नहीं करती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डैड मेरे डैड है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। उन्हें ठीक लगा होगा तभी उन्होंने इस लड़की को चुना है मेरी शादी के लिए। और अगर मेरे डैड ने ये फैसला किया है तो मैं उनके फैसले का सम्मान करती हूँ। मैं उसकी खिलाफत नहीं करना चाहती। भले ही वो मुझे पसंद हो या ना हो, क्या ही फर्क पड़ता है। एक बार शादी हो जाएगी तो सब अच्छा लगने लगेगा। वैसे भी इस रिश्ते से मेरे डैड को बहुत उम्मीदें हैं। इससे वो और पावरफुल हो जाएंगे और किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है। तो फिर अपने पापा की ही मर्जी से कर लूंगी, जिसे उन्होंने पसंद किया होगा मेरे लिए। और फिर अगर इससे उन्हें कोई फायदा मिलता है तो ये तो और अच्छी बात है ना मेरे लिए, कि मैं अपने पापा के लिए कुछ कर पाऊंगी। उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए। ओह, तो मतलब आप अपने डैड का एहसान चुकाने के लिए ये शादी कर रही हैं? आपको क्या लगता है कल को अगर आपके डैड को पता चलेगा कि आपने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, आप उस इंसान को पसंद भी नहीं करती थी, तब तब आपके डैड को कैसा लगेगा? मुझे लगता है ये जानकर उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा, शादी एहसान चुकाने के लिए नहीं की जाती। शादी तो जिंदगी भर का रिश्ता होता है। अगर आप उस इंसान से प्यार ही नहीं करती तो आप कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह पाएंगी, और ये बात जानकर आपके डैड भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो कम से कम आपको तो समझना चाहिए। शादी आपका निजी फैसला होना चाहिए। आप उनकी बेटी हैं, इस नाते नहीं कि आपको उन पर कोई एहसान करना है या उनका कोई एहसान चुकाना है। शादी तो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे इंसान अपने मन से चुनता है खुश रहने के लिए, और अगर आप उस रिश्ते में खुश ही नहीं रहेंगी तो आपके डैड भी दुखी रहेंगे। देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि आपको अपनी खुशी चुननी चाहिए। आपको ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो हर स्थित परिस्थिति में आपका साथ दे सके, आपके साथ रह सके, आपके साथ खुशी से रह सके, आपको प्यार कर सके। समझ रही हैं आप मेरी बात? किसी ऐसे इंसान को चुनिए जो आपसे सिर्फ एहसान के लिए शादी ना करे, बल्कि इसलिए शादी करे क्योंकि वो आपको अपनी जान से ज्यादा चाहे। मैडम, मैं ज्यादा नहीं जानता, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में लिया हुआ एक गलत फैसला ना इंसान को पूरी जिंदगी के आंसू देता है। बाकी आपको जो ठीक लगे। छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं तो आपका नौकर हूँ, आप मेरी मालकिन हैं, पर जो मुझे ठीक लगा वो सलाह मैंने आपको दे दी। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे डैड मुझे दुखी देखकर हमेशा दुखी ही रहेंगे। और तुमने ये भी सही कहा कि मैं उस इंसान से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो एक भोंदू है। उस भोंदी से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। बस अपने पिता के लिए मैं उससे शादी करने को तैयार हुई थी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो मेरे लिए कभी जान की बाजी लगाना तो दूर, मेरे लिए कभी वो कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। वो मुझे अपनी जान से ज्यादा क्या चाहेगा। वो तो बहुत डरपोक किस्म का भोंदू इंसान है। मैं उससे मिल चुकी हूँ, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर मैंने शादी की भी उससे ना, तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगी। और शायद मुझे दुखी देखकर मेरे डैड भी दुखी रहेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो।
पर तुम मुझे एक बात बताओ, उस दिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी? मेरी जान बचाने के लिए तुमने खुद को आगे क्यों किया था? बताओ। मैडम मैं तो अपना काम कर रहा था। अच्छा, तुम्हारा काम ना मेरी जान बचाना है। मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान को दांव पर लगाना नहीं है। ये तुमने क्यों किया? तुमने कभी सोचा है? मुझे तो लगा था कि तुम भोंदू नहीं होगे, पर मुझे लगता है कि शायद तुम भी भोंदू ही हो, एक नंबर के। ये सब क्या हो गया? मैंने तो बस ये बातें यूं ही कही थी इनसे। बस मैं चाहता था कि कैसा भी करके यही इस रिश्ते से इनकार कर दे और ये शादी टूट जाए। पर ये तो कुछ और ही हो गया। यहाँ तो गड़बड़ हो गई सब। मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को धोखा दूं या किसी के धोखे की वजह बनूं। न जाने ही करने कुछ जाता हूँ और हो क्या जाता है। पर कर ही क्या सकते हैं। गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है। उसी तरह अपने पिता के कर्मों का फल तो तुम्हें भी भोगना ही पड़ेगा, मैं ये चाहूं या ना चाहूं। लेकिन दुख और दर्द तो तुम्हारे हिस्से भी आएगा भी, क्योंकि धर्म सेठ से कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई तुम भी हो ना। इसीलिए शायद मैं करता कुछ हूँ और हो कुछ जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? उस लड़की के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी? ये तो गलत बात है। तुम तो उसे नहीं चाहते ना। तुम तो उसके घर में सिर्फ उसके पापा से अपना बदला लेने गए हो ना। तुम तो अपने मोटिव से नहीं पिछड़ रहे हो ना। तुम्हें तो अपना मकसद याद है ना। तुम्हें तो अपना मकसद याद है ना। फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उस लड़की के साथ? ये तो गलत हुआ ना। मुझे सब याद है यार, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? अगर उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स आ भी रही है तो मैंने थोड़े ना कहा था उसे कि अपने मन में फीलिंग्स लाए मेरे लिए। अब उसकी आ रही है तो मैं क्या करूँ? मैंने तो उसकी जान बचाई थी, बस एक इंसान होने के नाते और मेरा काम होने के नाते। मुझे नहीं लगा था कि उसकी जान बचाने से वो मेरे लिए कुछ और ही सोचने लगेगी। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ही है, ये मेरे मकसद के लिए अच्छा है। उसका यूं मेरे लिए एक फीलिंग्स रखना अच्छा है मेरे लिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए उस लड़की के मन में फीलिंग्स आ रही हैं और तुम कह रहे हो ये अच्छा है तुम्हारे मकसद के लिए? ये कहाँ से तुम्हारा मकसद हो गया? हाँ, भूल गए कि उस लड़की के बाप ने तुम्हारे पापा के साथ क्या किया था? अगर उन्होंने सही समय से पैसे दे दिया होता तो आज अंकल जी जिंदा होते और तुम्हारे सामने होते। आंटी जी की ये हालत ना होती जो हालत है उनकी। और तुम कह रहे हो कि ये अच्छा ही है कि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि वो लड़की धर्म सेठ के खिलाफ जाएगी क्योंकि वो सूरज जी की बेटी है ना, तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से समझा दूं कि वो लड़की धर्म सेठ की बेटी अब बन चुकी है। उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारे व्यवसाय, सबकी वो अकेली मालकिन है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो उस इंसान के खिलाफ जाएगी? और इसकी नजर में तो धर्म सेठ ही उसका बाप है। समझ में आई तुम्हारे? वो लड़की कभी तुम्हारे साथ नहीं देगी, समझे तुम? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ मीरा। बात दरअसल ये है, मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था कि मैं धर्म सेठ की कमजोर नस को पकड़ पाऊं, और मुझे ये चाहिए था कि मैं उसे वो तकलीफ दे पाऊं जो उसने मुझे दी है जिंदगी में। मेरी माँ को, मेरे पिता को उसने छीना है, मुझसे मेरा बचपन छीना है, और मैं उस इंसान से उसकी आखिरी उम्मीद छीन लूंगा, उसकी बेटी को। मतलब? मीरा, मेरे कहने का मतलब ये है कि धर्म सेठ की आखिरी उम्मीद है उसकी बेटी निष्ठा। तुम्हें पता है, इस शादी से उसे बहुत उम्मीदें हैं। ये शादी उसे और ज्यादा ताकतवर बना देगी, और इस शादी के लिए उसकी बेटी का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये शादी तोड़वा दूं और उसकी बेटी को उससे छीन लूं ना, आधा तो वो तभी खत्म हो जाएगा। मतलब तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तुम उस लड़की की फीलिंग को और हवा देना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने तो कहा था कि मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ। अभी जब तक माँ ठीक नहीं होती और तुम अपना बदला नहीं ले लेते, तुम ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। अब तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए उस लड़की की फीलिंग्स को और हवा देना चाहते हो, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो। समझ भी रहे हो तुम क्या कर रहे हो? उसी धर्म सेठ जिसने तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता के साथ इतना गलत किया, तुम उसकी बेटी को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो। देखो मीरा, मुझे अभी कुछ और नहीं सूझ रहा है। मुझे सिर्फ जो भी दिखाई दे रहा है ना, वो सिर्फ मेरा मकसद है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर रास्ते में मुझे निष्ठा मिले या कोई और, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे पर मेरी बात सुनो निखिल। उस लड़की की फीलिंग्स को और हवा देने जा रहे हो, उससे और अपने करीब करने जा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? अपने मकसद को पाने के लिए तुम इतना अंधे हो गए हो कि तुम मुझे भूल ही गए हो। तुम्हारी माँ की, तुम्हारे घर की इतने समय से देखभाल करती आ रही हूँ, पर मेरे बारे में तुम जरा सा भी नहीं सोचते। तुम्हारे इस दिखावे से ही सही, पर मेरा दिल कितना टूट रहा है तुम्हें पता भी है। ये गुलाब के फूल कितने खूबसूरत लगते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। देखो ना,
कितनी खूबसूरत है ना? हाँ है, सच में। पर तुमसे ज्यादा नहीं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मुझे गुलाब पसंद है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो ना। मेरी पसंद नापसंद का तुम कितना ख्याल रखते हो। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए। तुम्हें पता है, कब से मैं ऐसे ही इंसान की तलाश कर रही थी अपने लिए। मुझे लगा था मेरी जिंदगी में कोई ऐसा ही इंसान आएगा, तुम जैसा। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, पर मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूँ कि मेरा तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। इतने बड़े जायदाद, इतने बड़े धन दौलत, इतने बड़े व्यवसाय, सबकी तुम अकेली मालकिन हो। तुम्हारे पापा एक नौकर से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देंगे। तुम नहीं जानती जो बड़े लोग होते हैं, नौकरों के प्रति उनका क्या व्यवहार होता है। वो अगर मर भी रहे हो ना, तो वो उन्हें पैसे तक नहीं देते। ऐसा नहीं है, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने डैड को जब भी बताऊंगी ना कि मैं उस लड़के से नहीं जिससे मेरी शादी तय हुई है, उससे नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो वो तुरंत मान जाएंगे। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। मेरे डैड के लिए जिंदगी में अगर कुछ बड़ा है ना, तो सिर्फ मेरी खुशियाँ। सच में। ऐसा नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारी शादी जिस जगह तय की है ना, वो एक बहुत ही बड़े व्यवसाय का मालिक का बेटा है। और उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से हो जाती है तो वो बहुत पावरफुल बन जाएंगे। खुद को पावरफुल बनाने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। मैं अच्छे से जानता हूँ, मैंने देखा है बड़े लोगों को। तुम नहीं जानती, क्योंकि तुमने जिंदगी भर अपने पापा का असली चेहरा नहीं देखा है ना। असली चेहरा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे डैड का असली चेहरा से क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं यार, अमीरों के चेहरे कुछ असली में अलग होते हैं। क्या है ना, बाहर से दिखते कुछ और हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। मैं जानता हूँ, मैं झेल चुका हूँ। तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड भगवान समान है, इसलिए तुम नहीं जानती। बाकी मैं जान चुका हूँ अमीर लोगों को, अच्छे से जानता हूँ। उनके आगे इंसान की जिंदगियों की ना कोई कीमत नहीं होती। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं भी ये जानता हूँ कि तुम्हारे डैड कभी मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़ेगा ना, वो करेंगे। और अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना, तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या करना होगा मुझे? तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी शादी है। तुम अगर उस इंसान से शादी करके अपने डैड की इच्छा पूरी करना चाहती हो, तो ये तुम्हारे ऊपर है। और अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। अब फैसला तुम्हारा है। या तो तुम्हें मुझे चुनना होगा, या अपने डैड को। या तुम्हें अपनी और मेरी खुशियाँ चुननी होगी, या फिर अपने डैड की। जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। निखिल। अरे मालिक, मालिक गजब हो गया है। मालिक, निष्ठा बिटिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। और मैंने आपके वो उस बॉडीगार्ड, उसको भी फोन करने की बहुत कोशिश की, पर उसका भी फोन नहीं लग रहा है। न जाने ही दोनों कहाँ चले गए हैं। मैं बहुत परेशान हुआ मालिक, तब आपके पास आया हूँ। आपके लोगों को भी मैंने कह दिया है निष्ठा बिटिया को खोजने के लिए, पर अभी तक कोई खबर नहीं आई है। न जाने ही बच्ची कहाँ चली गई मालिक। राम सिंह, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम समझ भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? अरे परसों निष्ठा की शादी है और तुम कह रहे हो कि निष्ठा गायब हो गई है। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों को कि तुम सब मिलकर मेरी बेटी पर नजर रखना। ये शादी मेरे विरोधियों को बहुत खटक रही थी। उन्होंने ही कुछ किया होगा मेरी बच्ची के साथ। मैं नहीं जानता। कहीं से भी ढूंढ कर लाओ मेरी बेटी को। पूरी दुनिया, पूरी जहान को एक कर दो। मैं नहीं जानता, पुलिस वालों को फोन करो, कुछ भी करो। मेरी बेटी जल्द से जल्द मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। मैं नहीं जानता, समझे तुम? जी, जी मालिक, मैं अभी खबर करता हूँ सबको। ये अचानक से निष्ठा कहाँ चली गई? परसों उसकी शादी है, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये शादी मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये शादी अगर ना हुई ना, तो मैं इतना पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। लोगों की नजर में मेरी इज्जत घट जाएगी, सम्मान घट जाएगा मेरा। ये निष्ठा ऐसा कैसे कर सकती है? कहाँ जा सकती है वो? और वो बॉडीगार्ड उसका, उसने कहा था अपनी जान से ज्यादा मैं आपकी बेटी की हिफाजत करूंगा, वो भी गायब है। हो ना हो कुछ बड़ा कांड हुआ है। हे भगवान, बस इतनी कृपा करना कि मेरी बच्ची सही सलामत हो। ये सब क्या है निखिल? वही जो तुम देख रही हो। मैंने निष्ठा से कोर्ट मैरिज की है। निष्ठा आज से मेरी पत्नी है, और वो अब इसी घर में रहेगी हमारे साथ। तुम सोच भी रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो निखिल? ये कौन है? निष्ठा, ये हमारी पड़ोसन है, दयानंद अंकल की बेटी। इसने मेरा घर का और मेरी माँ का
आज तक बहुत ख्याल रखा है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। अरे कौन आया है? निखिल के बाबूजी आए हैं क्या मीरा? हाँ, हट मुझे देखने दे। अरे ये तो माला वाला पहन कर आई है, पर दुल्हन जैसी तो नहीं लग रही। कौन हो तुम बेटा? कहाँ से आई हो? निष्ठा, ये है मेरी माँ। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा। तुमने मेरे बेटे निखिल को देखा क्या? उसके पापा को? दोनों जरूर बाहर ही होंगे। हम लोग ना मेला देखने जाने वाले हैं। हाँ, सच बता रही हूँ तुम्हें। अभी हम लोग ना मेले के लिए निकलेंगे। पर क्या है ना, मैं निखिल को बोल रही थी, मेरा बच्चा बहुत शैतान है ना, वो टोपी नहीं पहनता। देखो ना कितनी सर्दी हो रही है, कहीं वो फिर से ठंड में ना लग जाए उसे, इसीलिए परेशान हूँ बेटा। तुमने देखा क्या निखिल को बाहर? उसके बाबूजी को? जरूर दोनों बाप बेटे साथ में ही होंगे। हाँ। माँ, आप अंदर चलो। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मुझे बाहर जाना है भाई। मेरे पति और मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम लोग के कहने से ना आप मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ आंटी जी, अंदर चलिए। वो निखिल और उसके पापा ना अंदर ही बैठे हैं। अंकल जी आपको अंदर ही बुला रहे हैं। चलिए, मैं आपको दवाई खिला दूंगी, फिर अंकल जी आ जाएंगे। सच में? हाँ, सच कह रही है तू मीरा। चल फिर चलती हूँ अंदर। शादी की ढेरों शुभकामनाएं तुम दोनों को। निखिल। मेरी माँ की ये हालत देखकर हैरान हो। मेरी माँ के लिए आज भी वो वक्त वहीं ठहरा है जब मेरे पिताजी ये दुनिया छोड़कर गए। तब मैं सिर्फ 5 साल का था और अपनी माँ के लिए मैं आज भी 5 बरस का ही हूँ। मैं उनका वो बेटा हूँ जो सिर्फ 5 साल का है। उनकी नज़रों में उनके लिए वक्त जरा सा भी आगे नहीं बढ़ा। आज भी वो वहीं पर रुकी हुई हैं। बहुत ही दुख हुआ मुझे ये सुनकर, पर मैं समझ सकती हूँ जिससे वो बेहद प्यार करती थी, वो इंसान अचानक से उन्हें छोड़कर इस तरह से इस दुनिया से चला गया। वो दुख सह पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा, और शायद इसीलिए वो आज भी वहीं पर खड़ी हुई हैं जहाँ पर वो उन्हें छोड़कर गए थे। मैं समझ सकती हूँ, हम जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, और अगर वो इंसान हमें यूं अचानक बीच राह में छोड़ देना, तो हमारा दिल ऐसा टूटता है कि फिर हमारे लिए जिंदगी और मौत दोनों बराबर हो जाती है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है, और सच्चे प्यार की कीमत ना मैं अच्छे से जानती हूँ। किसी को भी कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जिससे वो प्यार करे उसे अचानक से ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये दुनिया बहुत जालिम है, इसमें प्यार करने वाले लोग कम मिलते हैं, और अगर कभी किसी का प्यार मिले ना, तो हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। भगवान कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए कि उसका प्यार करने वाला उसे अचानक से यूं छोड़ दे। मुझे लगता है तुम थक गई होगी, तुम आराम करो। मैं जरा बाहर से खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। और जिन भी दोस्तों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।